हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रीलिम्स तो हो गया, मेंस कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसी कश्मकश में है कि हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहले भी ये बात कही और आज भी ये बात कहूँगा कि अगर आप इस साइकिल में उलझे रहोगे कि प्री निकलेगा तब हम मेंस पढ़ेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो जिसने 2-3 साल का टारगेट ले रखा है कि हाँ, हमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपका प्री निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो, आपको एमपीपीएससी मेंस की एक बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। और अगर आपको एक बेहतर ढंग से तैयारी करना है तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, पुराने एस्पिरेंट्स को तो बहुत हद तक नॉलेज है, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती कि सिलेबस कैसा है ना, सिलेबस के क्या डायमेंशन है, कैसा पेपर आना है, सिलेबस को किस तरीके से डिकोड किया जाए। क्योंकि एमपीपीएससी का सिलेबस बिल्कुल समुद्र की तरह है, बहुत विशाल सिलेबस है। प्री से बड़ा सिलेबस मेंस का है। प्री में तो आपके पास 10 ही यूनिट थी, यहाँ तो 10 यूनिट एक ही पेपर बस में है। तो फिर आप सोचो कि ऐसे करके आपके पास स्टार्टिंग में ही 4-5 पेपर है, तो आपके पास 40-50 के आसपास यूनिट्स हैं। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, तो इसे हमें पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा। और इसी को लेके आज मैं आपसे एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसे आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या डायमेंशंस है। और फिर स्ट्रैटेजी वीडियो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज सिलेबस को समझते हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनको सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, मेंस की प्लानिंग को लेकर डाउट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के अनुसार अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आपका कुछ प्लानिंग आपको देखने को मिलती है कि पहला पेपर जो होता है, पेपर 1 जो होगा आपका, तो पेपर 1 में जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, इतिहास और भूगोल मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री के 150 नंबर का पेपर होगा, ज्योग्राफी का 150 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए, मतलब दोनों मीडियम के लिए। मतलब आपने अपना मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको मेंस का फॉर्म भरते टाइम, और फिर आप जिस मीडियम से मेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले पेपर में आपको इतिहास मतलब हिस्ट्री और भूगोल देखने को मिलेगा। पेपर 2 ये जो है पॉलिटिकल साइंस, आपको पूरी पॉलिटी, पूरी सोशलॉजी, यहाँ पर भी ये 300 नंबर का पेपर होगा और 150-150 नंबर का हर एक पार्ट होगा। ये भी आपके दोनों मीडियम में 3 घंटे का पेपर होगा। फिर पेपर 3, इसमें पूरी इंडियन इकॉनमी, एमपी इकॉनमी, साइंस एंड टेक और हेल्थ आ जाएगा। ये भी आपका 300 नंबर का होगा, है ना, और यहाँ पर भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। पेपर 4 जिसमें आपका फिलॉसफी होगा, जिसमें आपका एथिक्स होगा, है ना, जिसमें आप देखोगे तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये 3 घंटे में। और फिर आप देखते हो पेपर 5, यहाँ जानने वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये 2 घंटे का पेपर है। यहाँ पर आपकी सामान्य हिंदी और व्याकरण। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए तो पेपर बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको पेपर हिंदी में ही लिखना है पूरा का पूरा। और आप ये मान लीजिए, अगर आपने डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना देख रखा है, तो वो आपका सपना पेपर 5 ही पूरा करेगा, चाहे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। तो सामान्य हिंदी व्याकरण 200 नंबर का पेपर होता है। और आप ये मान के चलो बच्चों कि यहाँ पर जो बच्चे हैं 200 में से 150 मार देते हैं, है ना, स्कोरिंग है। और षष्ठ जो छठवां पेपर है वो हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन मतलब ड्राफ्ट वगैरह का है, 100 नंबर का। ये भी आपको हिंदी में 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो आपको यहाँ से देखना ज़रूरी है कि हिंदी का पेपर ये पहले 3 घंटे का होता था, एमपीपीएससी ने प्लानिंग चेंज कर दी है, अब इसको 2 घंटे का कर दिया। और ये पेपर जो 2 घंटे का होता था, इसको अब 2.5 घंटे कर दिया गया है। तो ओवरऑल 1500 नंबर की मेंस होती है। ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे 800 नंबर पा लेता है, उसको इंटरव्यू में कम भी नंबर मिले तब भी वो पोस्ट ले लेता है, और इंटरव्यू में आपके 185 मार्क्स एमपीपीएससी देता है। और आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में 1:20 का क्राइटेरिया चलता है, मेंस में 1:3 का क्राइटेरिया चलेगा, मतलब एक पोस्ट पे 3 लोग सेलेक्ट होंगे मेंस में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर याद रखना है। तो मेंस की एक ही ओवरऑल प्लानिंग मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप मेंस की प्लानिंग देखोगे। और उसी के बाद जब हम इस सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं मेंस के, तो अगली बात यहाँ से निकल के आती है कि ये जो पेपर का फॉर्मेट आएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो हमको याद रखना है कि पेपर 5 और पेपर 6 शुद्ध हिंदी में लिखना है। बाकी फिर पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक जो आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसमें आप मेंस लिख सकते हो। अब इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे अति लघु उत्तरीय, मतलब बहुत छोटे प्रश्न आएंगे जिनको 2 लाइन में 3 लाइन में आपको लिखना रहेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे और इनमें 2 मार्क्स रहेंगे, तो 20। आपको अगर मैं बात बताऊं तो एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस में सबसे स्कोरिंग कोई पार्ट है तो यही है, क्योंकि यहाँ 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। मतलब ये मान लो अगर 20 में से 20 नंबर भी आपको मिल जाएंगे या मार्क्स नहीं काटते। मेंस में सिर्फ एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे नंबर नहीं कटते, बाकी आप कहीं भी कितना भी अच्छा लिख लो मार्क्स कटेंगे। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20 है, अंक कितने हैं, प्रश्नों की संख्या 15 है, और अगर आप ये देखोगे टोटल जो कितने अंक है 2 हैं, अधिकतम शब्द सीमा 20 है, 20 वर्ड्स लिखना, और मार्क्स कितने हैं 30 मार्क्स है, सॉरी, है ना। तो 30 नंबर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। 20 वर्ड्स मतलब आप देखोगे 2 से 3 लाइन आप यहाँ लिख सकते हो। फिर आप देखते हो कि आप देखोगे 7 मार्कर वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 70 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 60 वर्ड्स मतलब ये मान लो कि आपको 8 से 9 लाइन 10 लाइन लिखनी है, तो ये आपको 8 से 9 लाइन 10 लाइन में आपको ये कितना 7 नंबर देगा। तो आप सोचो कि आपको 10 लाइन लिखने में 7 कभी कंप्लीट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर 7 में से मिलते हैं 5 नंबर अगर अच्छा लिखा है, या 4 नंबर। यहाँ पर आप सिर्फ 2 लाइन लिखने पे आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे, तो यहाँ पे स्कोरिंग बहुत होती है। और फिर होते हैं क्या बड़े क्वेश्चंस, तो ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये, और ये कितने आपके 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 50 नंबर का, जिसमें आपको 2 पेज लिखना रहेगा। कितने पेजेस, पहले ये जो 2 मार्कर वाले इसमें 2 से 3 लाइन, 7 मार्कर वाले में आपको 9 से 10 लाइन, आयोग की कॉपी में 11 लाइन होती है, और 10 मार्कर वाले में आपको कितने लिखना है, तो 10 मार्कर वाले में आपको 2 पेज लिखना है। तो ये हमारी एक प्लानिंग हो गई जो आपको समझना है, ठीक। और ये जो है प्रथम प्रश्न पेपर 1, 2, 3 के लिए है, किसके लिए, पेपर 1, 2, 3 के लिए प्लानिंग है। अगर आप दूसरे पार्ट के लिए जाओगे तो ये प्लानिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, पेपर 4, 5 और 6 के लिए। फिर हम आते हैं तो पेपर 4 के लिए क्या बनेगा, तो पेपर 4 की प्लानिंग क्या है कि पेपर 4 में आप देखोगे तो 2 मार्कर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, अब यहाँ 16 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ पर, पेपर 4 में, मतलब एथिक्स वाले पेपर में, फिलॉसफी वाले पेपर में, तो 2 मार्कर के क्वेश्चन कितने 32 नंबर के आएंगे, वहाँ 15 आ रहे थे, यहाँ 16 आएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 8 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर वाले, 7 मार्कर के 8 क्वेश्चन मतलब 56 नंबर के, 7 मार्कर मतलब 8 क्वेश्चन, वहाँ पे कितने आ रहे थे 10, यहाँ पर कितने कर दिया है 8। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जो 200 वर्ड्स वाले 11 है ना, तो यहाँ पे जो आप देखोगे 11 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, और केस स्टडी आएगी एक जो 18 नंबर की एक केस स्टडी रहेगी, तो एक 18 नंबर केस स्टडी, और 150 नंबर का यहाँ पर पेपर 4 का पार्ट ए रहने वाला है। तो इस तरीके से पेपर 4 का पार्ट ए आएगा, याद रखिएगा। यहाँ थोड़ी प्लानिंग चेंज जो अभी मैंने आपको समझाई थी वो पेपर 1, 2, 3 के लिए है। ये पेपर 4 की प्लानिंग है कि पेपर 4 में इस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइड होंगे कि 2 मार्कर के 16 क्वेश्चन आएंगे जो 32 नंबर के रहेंगे, 7 मार्कर के 8 क्वेश्चन आएंगे जो 56 मार्क्स के रहेंगे, 11 मार्कर्स के 4 क्वेश्चन आएंगे जो 44 रहेंगे, और 18 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेगा जो आपका केस स्टडी रहेगा। फिर हम लोग जाते हैं कि पेपर 5 हिंदी, है ना, जब हम बात करते हैं तो पेपर 5 हिंदी, सामान्य हिंदी व्याकरण, छठा हिंदी निबंध लिखिए, केवल माध्यम क्या होगा, उसने बोला कि इस पेपर को आप हिंदी में ही लिख सकते हो, पेपर 5 को हिंदी में ही लिख सकते हो, पेपर 6 को भी हिंदी में ही लिख सकते हो। समय पेपर 5 में 2 घंटे का रहेगा, पेपर 6 में 2.5 घंटे का रहेगा, है ना। तो यहाँ से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से ये जो पेपर 6 है हमारा, उसमें पहला निबंध आपको 1000 शब्दों का, दूसरा निबंध आपको 500 शब्दों का, फिर एक प्रारूप। अब तुम बोलोगे सर ये प्रारूप क्या होता है, प्रारूप मतलब शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, नोटिफिकेशन का प्रारूप, एडवर्टाइजमेंट का प्रारूप, ऐसे ड्राफ्ट बनते हैं, है ना। तो ये जो आपकी जैसे एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था तो उसका एक ड्राफ्ट बना हुआ था, है ना, उसका एक पूरा फॉर्मेट था, तो वो उसकी बात यहाँ पे करता है। और तो ये प्रारूप लेखन आएगा कम से कम, आप देखोगे कितने नंबर का, तो आपके निबंध, पहला निबंध 50 नंबर का जो 1000 शब्दों का होगा, दूसरा निबंध जो 500 शब्दों का होगा उसमें 20 नंबर, है ना। और फिर जो आप देखोगे प्रारूप लेखन 500 शब्दों की 15, और फिर प्रतिवेदन एक लिखना रहता है। प्रतिवेदन की अगर बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग, अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो कभी आपने स्कूल में रिपोर्ट राइटिंग की भी होगी, तो रिपोर्ट राइटिंग जो है, तो रिपोर्ट राइटिंग करना है आपको कितने 15 नंबर की, तो इसमें आपको 2.5 घंटे मिलने वाले। इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग है, इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग आपने देखी कि हाँ भाई पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक हमारे मार्क्स की प्लानिंग कैसी है। तो 1500 नंबर का ओवरऑल मेंस होने वाला है, 185 का मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होने वाला है। इस 1500 नंबर में से अगर हम 750 प्लस हिट कर देते हैं, इंटरव्यू कॉल आना ही आना है, और 800 प्लस में तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी अगर इंटरव्यू में आपके कम भी मार्क्स है तो, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पेपर 1 को। मेंस का पेपर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस के पेपर 1 का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप प्रीलिम्स में पढ़ के आ रहे हो, और मेंस का पेपर 1 बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि इसको जब आदमी खोलता है तो खुलता ही चला जाता है, और जिसने इसको संभाल लिया, जैसे आज बात कर रहे हैं प्रीलिम्स हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 दिन ही हुए हैं, है ना। अगर हम आज बात करें
तो आज आपके पास ये समझदारी का समय है कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता, मैं मेंस का पेपर 1 और उधर पीछे से हिंदी या एथिक्स कंप्लीट करके रख दूं रिजल्ट आने से पहले, ताकि पेपर 2 पॉलिटी इजी है, पेपर 3 साइंस सीधा सीधा है, उसमें ज़्यादा डायमेंशन नहीं खुलते, पेपर 4 थोड़ा सा मन से लिखा जा सकता है, बस कंसेप्ट समझना रहता है, लेकिन पेपर 1 बहुत ब्रॉड है, हिंदी को समझना पड़ेगा, हिंदी को लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप लोग हिंदी और पेपर 1 कंप्लीट कर लीजिए। पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा सा डिकोड करते हैं, क्या आता है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। हिंदी मीडियम का सिलेबस यहाँ रखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। अब उसने यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 जो 150 नंबर का आएगा इंडियन हिस्ट्री का पेपर 1 में, कि उसने बोला पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ से समझिए, ये जो है ना एमपीपीएससी आपको बहुत मदद कर देता है सिलेबस में। उसने यहाँ एक लाइन भी लिख सकता था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसने क्या लिख दिया कि भाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो यहाँ क्वेश्चन देगा कि राइट अ नोट ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, राइट द सोशल कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड, डिस्कस द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। तो पहली शताब्दी से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके 10th सेंचुरी तक, मतलब 10th सेंचुरी तक गुप्ता भी आ गए, मौर्यन भी आ गए, गुर्जर प्रतिहार भी आ गए, हर्षवर्धन भी आ गया, मध्य प्रदेश की कई डायनेस्टीज आ गई। तो ये जो है ना, ये वाला जो पूरा पीरियड आया, शुंगाज आया, इंडो ग्रीक आए, ये इन सब की पॉलिटी, इनकी इकोनॉमी, इनका सोशल। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमी ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, है ना, डिस्कस द सोशल डायमेंशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ऐसे करके क्वेश्चन। फिर यही सेम लाइन उसने लिख दी कि 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक पॉलिटिकल सिस्टम, मुगलों का पॉलिटिकल सिस्टम, सल्तनत का पॉलिटिकल सिस्टम, राजपूतों का पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, ऐसे करके। इकोनॉमिक कंडीशंस लिखना है भारत की, तो मुगलों की इकॉनमी कैसी थी, सल्तनत की इकॉनमी कैसी थी, महिलाओं की स्थिति मुगल पीरियड में कैसी थी, मिडिवल पीरियड में कैसी थी, कल्चरल हिस्ट्री, है ना, मुगलों के आर्किटेक्चर के ऊपर एक नोट, सल्तनत के आर्किटेक्चर के ऊपर नोट, राजपूताना के आर्किटेक्चर के ऊपर एक नोट। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक जितनी भी डायनेस्टीज आई है, उन सब में आपको सिर्फ क्या करना है, एक साइड कल्चर, एक साइड सोसाइटी, एक साइड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इतना पढ़ के निकल जाओ। फिर यहाँ पे उसने बताया सल्तनत एंड मुगल रूल। अब देखो भाई, 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में तो सल्तनत है, मुगल है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, और मिडिवल कल्चर है। तो ये और ये लाइन तो सेम है। तो ये वाली यूनिट सिर्फ पहली और दूसरी लाइन तक ही सीमित है, पूरा नहीं है ना। तो ये आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो बेसिक कोचिंग के नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं, और आपके इंग्लिश ट्यूशन भी बहुत मदद करेगी यहाँ पर। चलिए यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 क्या है, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो से आ गया अपना एमपी, जिसने आपको प्री में कष्ट भी दिया, प्री में आपकी मदद भी की एमपी जीके ने। एमपी जीके में सबसे पहले पूछता है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये क्वेश्चन बनाओ कि राइट अ नोट ऑन प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें भीमबेटका केस पूछ देगा, इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड की साइट पूछ देगा, इसमें प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स पूछ देगा, चैल्कोलिथिक कल्चर के ऊपर एक नोट लिखवा लेगा एमपी में। मध्य प्रदेश में जो कायथा, एरण, नागदा, इनके ऊपर 2 मार्कर में क्वेश्चन बना लेगा। फिर मेजर डायनेस्टीज, गर्दभिल्ले डायनेस्टी के ऊपर एक नोट, नाग डायनेस्टी के ऊपर एक नोट, औलिकर डायनेस्टी के ऊपर एक नोट, परिव्राजक, उच्चकल्प, गुर्जर प्रतिहार। अब यहाँ पे देखो, गर्दभिल्ले डायनेस्टी में विक्रमादित्य के ऊपर एक नोट लिखवा देगा, अगर डायनेस्टी में राजा के अंदर, नाग के अंदर कोई ऐसे बड़े राजा नहीं हुए। गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज के ऊपर, कलचुरी में गांग देव के ऊपर, युवराज देव के ऊपर, फॉल ऑफ कलचुरी डायनेस्टी पूछ सकता है, कलचुरी डायनेस्टी के सोर्सेस पूछ सकता है। चंदेल डायनेस्टी में भी वो इसी तरीके से आपसे सोर्सेस पूछ सकता है। युवराज देव वन आपके यशोवर्मन पूछ सकता है, आपके विद्याधर चंदेल पूछ सकता है। यहाँ परमार में राजा भोज, परमारों का सोर्सेस, परमारों का डिक्लाइन के रीजंस, परमार में राजा भोज के ऊपर एक नोट, मुंज के ऊपर एक नोट, तोमरों का म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन है वो पूछ सकता है, मान सिंह तोमर, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, कच्छप घाट डायनेस्टी का आर्किटेक्चर। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तीसरा अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सीधा सीधा क्वेश्चन। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पर एमपीपीएससी इसको पता क्या देगी, ये बन गया क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन ऑन इंडियन इकोनॉमी। यह सीधा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न सीधा सीधा बन जाएगा इन हिंदी मीडियम वालों के लिए। फिर यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो इंडिया का क्या रिएक्शन रहा, पीजेंट मूवमेंट हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, उन सब की बात यहाँ पे करना है। फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट मतलब 1857 का रिवोल्ट, क्या क्वेश्चन पूछेगा, 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस पूछेगा, 1857 के रिवोल्ट के इम्पैक्ट पूछेगा, 1857 का रिजल्ट पूछेगा, 1857 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको 2 मार्कर में पूछ सकता है, 1857 के रिवोल्ट का नेचर पूछ सकता है,
इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण, है ना। तो यहाँ पे इंडियन रेनेसा में वेद समाज, आर्य समाज, जितनी भी आपकी समाज है, ब्रह्म समाज, इनके ऊपर 7 मार्कर प्रिपेयर करके आइए, 2 मार्कर प्रिपेयर करके आइए। और नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ से पूछ सकता है। और यहीं पर वो उसमें लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। तो मध्य प्रदेश में 1857 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन, मध्य प्रदेश में थौना लोहारी, मध्य प्रदेश में सराफा गोलीकांड, मध्य प्रदेश के जंगल सत्याग्रह, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो 3 यूनिट हमारी ऐसी हो गई। और फिर चौथी और 5वीं यूनिट देखते हैं। ये तो पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री में है इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। इंडिया कैसे रिपब्लिक नेशन बना, उसका इमरजेंस लिखना है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक की जो प्रोसेस है 26 जनवरी 1950 तक की, ये पूरी प्रोसेस आ जाएगी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, फजल अली कमीशन पूरा पढ़ के आना है, पूरा आपको उनकी वो वाली बात करना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, 10 मार्कर का क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के ऊपर एक नोट लिखिए, है ना। मेजर इवेंट में 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछ देगा वो कि भैया इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी उस पर पूछ सकता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी पूछ सकता है, न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने किया वो पूछ सकता है, इंडो चाइना वॉर, पंचशील पैक्ट हुआ था 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में, वो पूछ सकता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछ देगा। और फिर यहीं से आपने दिखाओगे इंडिया का कल्चर विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कल्चर छुपा हुआ है मेंस में। मैक्सिमम बच्चे इस कल्चर वाले डायमेंशंस को पढ़ के नहीं जाते, एमपी का कल्चर छोड़ के आते और यहीं से एमपी की फोक पेंटिंग, एमपी की फोक डांसिंग, एमपी के फोक थिएटर, एमपी के सारे फेमस कल्चरल फेस्टिवल्स, वो सारे यहाँ पर छुपे हुए हैं। और मध्य प्रदेश की तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चाहे भीमबेटका हो, चाहे आपका खजुराहो हो, चाहे सांची हो, ये सारे 10 मार्कर्स में प्रिपेयर करिएगा और 2 मार्कर में भी आ सकते हैं। यूनिट 5 में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की रियासतें, मध्य प्रदेश की रियासतों की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मतलब 1948 तक ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं। गोंडवाना मैंने आपको बताया था, राजा संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, सोर्सेज ऑफ गोंडवाना, डिक्लाइन ऑफ गोंडवाना, मुगलों के साथ संघर्ष। बुंदेलों का आर्किटेक्चर पूछ सकता है, जुझार सिंह बुंदेला का मुगलों से रिवोल्ट पूछ सकता है, राजा छत्रसाल के ऊपर एक नोट लिखवा सकता है, ओरछा का आर्किटेक्चर पूछवा सकता है, बघेलों के सोर्स पूछ सकता है, बघेलों में राजा रामचंद्र लिखवा सकता है, बघेलों में वेंकटरमण लिखवा सकता है, गुलाब सिंह जुदेव को लिखवा सकता है, बड़े बड़े राजा है। होलकर में देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक नोट, और ये सारी चीज़ें सिंधियाओं में भी इस तरीके से। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन बताइए, है ना। तो राजा शंकर शाह 7 मार्क में प्रिपेयर कर लीजिएगा, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती का अचीवमेंट 7 मार्क में, भीमाजी नायक, खज्जिया नायक, टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई, पेमा फालिया, इन सब को आप लोग 10 मार्कर में प्रिपेयर कर लीजिएगा। और 10 मार्कर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम इन सब के ऊपर 60 शब्द तो लिख ही लीजिएगा, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। तो ये इसी के साथ हमने पार्ट 1 ख़त्म किया। और पार्ट 1 के बाद हम जाते हैं पार्ट 2 जो हमारी है ज्योग्राफी। देखो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, हिस्ट्री आपको तंग कर देगा, ज्योग्राफी थोड़ा सीधा सीधा है, ज्योग्राफी आपको जल्दी भी हो जाएगा। जैसे फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया का नॉलेज, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना, कि नदर्न प्लेन्स। अब उसमें भी क्या, अब देखो क्या पूछेगा यहाँ से, मेन से क्वेश्चन क्या पूछेगा, हिमालय में का डिवीजन करवा देगा कि हिमालय का रीजन वाइड डिवीजन करिए, हिमालय का डिवीजन बताइए, है ना। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक नोट लिखवा देगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर एक नोट लिखवा देगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर एक नोट लिखिए। मेजर हिल्स 2 मार्कर में आ सकते हैं, प्लेट्यू 2 मार्कर में आ सकते हैं, रिवर गंगा का ड्रेनेज सिस्टम आ सकता है, यमुना का ड्रेनेज सिस्टम आ सकता है, ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम, इंडस का ड्रेनेज सिस्टम, इन सबको भारत की 5-6, और सदर्न इंडिया पेनिनसुलर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्थ और पेनिनसुला, है ना, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के ड्रेनेज सिस्टम को डिफरेंस लिखने को आ सकता है। सॉइल ऑफ इंडिया, 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है, उनके टाइप और उनके डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाइमेट पूछ सकता है कि ओरिजिन ऑफ मानसून, ये रहा मेंस का क्वेश्चन, ये रहा मेंस का क्वेश्चन कि राइट अ नोट ऑन ओरिजिन ऑफ मानसून, है ना। फिर जेट स्ट्रीम 2 मार्कर में पूछ सकता है, क्लाइमेट फिनोमेना, अल नीना ला नीना का इम्पैक्ट 7 मार्कर में आ सकता है, सदर्न ऑक्सीलेशन 7 मार्कर में, इंडियन ओशन डायपोल 2 मार्कर में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो पूरा प्रीलिम्स की यूनिट है, ये आपने प्रीलिम्स से ही पढ़ी, 7 मार्कर में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज भी आ सकता है। फिर इंडिया में एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर में आपसे वो पूछेगा कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन, वीट का डिस्ट्रीब्यूशन, राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे करके क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन टेक्निक, एक बार उसने पूछा था कि भारत में ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम टेक्निक्स बताइए, जो हम पहले के ज़माने में जो घर में मोट वगैरह और ये सब जो होता था उसके बारे में वो पूछना चाह रहा था। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड रिवर, मल्टीपर्पज सीवेली प्रोजेक्ट के ऊपर एक नोट,
यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा लेगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर एक नोट लिखिए। क्या लिखवा लेगा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर एक नोट लिखिए। इस प्रकार से ये अब देखो, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई तकनीकी के प्रकार, ये मेंस के सीधे सीधे क्वेश्चन एमपीपीएससी इतना इजी करके देता है सिलेबस को, इसलिए सिलेबस इतना बड़ा लगता है। वो सीधा क्वेश्चन देगा, सिंचाई तकनीकों के प्रकार बताइए, सिंचाई के स्रोत बताइए, मध्य भारत के फेमस मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर है ना, भाखड़ा नांगल है, ऐसे अलग अलग, इंदिरा सागर है, इनको तैयार कर लीजिए। फूड सिक्योरिटी क्या है? 2 मार्कर का क्वेश्चन। फूड सिक्योरिटी के पिलर्स क्या है? फूड सिक्योरिटी के सामने इश्यूज क्या है? फूड सिक्योरिटी के लिए इनिशिएटिव्स क्या है? बन गया क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक नोट, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए स्ट्रेटेजीज, ये क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेटेजीज फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अब यहाँ से देखो, कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आप किस प्रकार से जल का जो है संग्रहण कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, तो ये आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, रिवर इंटरलिंकिंग में केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आ सकता है, नेशनल वाटर पॉलिसी, ये सीधा 7 मार्कर का क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल वाटर पॉलिसी के ऊपर एक नोट लिखिए, है ना। तो ये यहाँ से राष्ट्रीय जल नीति 7 मार्कर में प्रिपेयर कर लीजिएगा राष्ट्रीय जल नीति को, और मैं बोल रहा हूँ 10 नंबर में भी देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय जल नीति क्या है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। और नदियों को जोड़ने में केन बेतवा नर्मदा शिप्रा पूछ सकता है, और किस तरीके से वाटर का कंजर्वेशन आप कर सकते हो ये। और आखिरी में हम देखते हैं यूनिट 3 हमको क्या बोल के आ रहा है। अगर हम बात करते हैं यूनिट 3 की, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन है भारत में फॉरेस्ट के टाइप बताइए, है ना, कि जितने फॉरेस्ट है, मॉइस्ट है, ड्राई है, थॉर्नी श्रब्स है। तो एक भारत इंडिया का मैप बनाने की आदत डाल लो, कहाँ कहाँ किस प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वही है ना। फिर मेजर मिनरल्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट अ नोट ऑन कोल रिजर्व्स इन इंडिया, कोल के डिस्ट्रीब्यूशन, डायमंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नीज, अलग अलग जो फेमस मिनरल्स है उनके ऊपर बात करेगा। एनर्जी रिसोर्सेज में आपसे लिखवा लेगा कि सोलर एनर्जी के ऊपर एक नोट, न्यूक्लियर पावर के ऊपर एक नोट, है ना। एनर्जी क्राइसिस, है ना, और एनर्जी क्राइसिस बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वही विंड और सोलर एनर्जी के ऊपर एक नोट लिखवा देगा। उसके अलावा वहाँ नीचे नहीं दिख रहा है। तो ये प्रमुख उद्योग लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र, है ना। तो ये जो है भारत में जो फेमस इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बैकग्राउंड पूछ देगा। वो पूछ देगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का मेजर सेंटर्स कौन कौन से, तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इनके ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है, फेमस इंडस्ट्रीज के नाम लिखने को आ सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री एमपी में एक नोट लिखने को आ सकता है, इंडिया में एक नोट लिखने को आ सकता है। शुगर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, इसके ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है। तो इनको लिखना कैसे, इसकी आंसर राइटिंग की भी एक कला है, इनमें कैसे आंसर ढलेंगे, तो वो आपको मैं अभी यूट्यूब पे कई सारी आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, इसके भी सेशन आएंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। अभी हम सिर्फ सिलेबस समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। फिर यूनिट 4 में क्या आ जाएगा, डिजास्टर एंड टेक्निक। क्या करना है डिजास्टर टेक्निक में, आपको बहुत सिंपल है, वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा नेचुरल डिजास्टर के टाइप बताइए इंडिया में, और उसने बता भी दिए, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट, फ्लड, ये सब 2 मार्कर बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, एंड उसके फेमस फॉर्म्स लिखिए, वो लिख दो। ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर एक नोट लिखने को आ जाएगा कि राइट अ नोट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर एक नोट लिखो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक बात, फिर पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है, माइग्रेशन के कारण पूछ सकता है। ये यहाँ पर सीधा सीधा दिया है, जीपीएस क्या है, उसके एप्लीकेशन बताइए, ये रहा मेंस का क्वेश्चन। जीपीएस एंड देयर एप्लीकेशन, जीआईएस और उसका एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर यूनिट 5 है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। यूनिट 5 में क्या है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश बहुत इजी, सबसे इजी यूनिट है। मानता हूँ कि अगर व्यक्ति सुबह बैठ जाए तो शाम तक इस यूनिट को कंप्लीट कर देगा, या अगर मैं आज सुबह लेके बैठा हूँ और मैंने सुबह सिर्फ दोपहर में 2-3 बजे तक पढ़ लिया, फिर मैं अपनी कोई और यूनिट कर लेता हूँ और अगले दिन फिर मैं उसको उठा लेता हूँ 7-8 घंटे, तो मेरी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं प्रीलिम्स निकाल के आ रहा हूँ तो इस यूनिट में कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 2 दिन की यूनिट है, आप मेंस में इसको कंप्लीट करके जा सकते हो। इसमें क्या करना है, देखो मालवा प्लेट्यू के ऊपर एक नोट लिखवा देगा, या तो पूरा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के ऊपर एक नोट, मध्य भारत प्लेट्यू के ऊपर एक नोट लिखवा देगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू के ऊपर एक नोट लिखवा देगा, ऐसे इन सारे के ऊपर। मध्य प्रदेश में नर्मदा के ड्रेनेज सिस्टम, उसकी ट्रिब्यूटरी, ताप्ती का ड्रेनेज सिस्टम, मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम क्या है एमपी में, ये पूछ सकता है। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट और उसके फैक्टर्स, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश में क्रॉप, मध्य प्रदेश के मिनरल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि मध्य प्रदेश इज फेमसली नोन एज डायमंड स्टेट, जस्टिफाई।
है ना, मध्य कटनी या ईस्टर्न एमपी इज फेमसली नोन फॉर लाइमस्टोन, जस्टिफाई। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। कोल डिस्ट्रीब्यूशन या कोल रिजर्व्स के ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है एमपी में, ये सारी चीज़ें। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में आपसे पूछेगा स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज। तो एक क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी, राइट अ नोट ऑन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन एमपी, राइट अ नोट ऑन पेपर इंडस्ट्री इन एमपी। तो ऐसे अलग अलग उद्योगों के ऊपर चर्चा। और मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन और मध्य प्रदेश में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन क्या है ना, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो सारी बातें यहाँ पर करेगा। फिर आगे आते हैं तो पेपर 1 तो डिस्कस हो गया। पेपर 1 हमने बेहतर ढंग से डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको पेपर 1 में याद रखना है। पेपर 1 के डायमेंशंस क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं पेपर 2 के तरफ। पेपर 2 में अगर आप देखोगे तो पेपर 2 जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, और पेपर 2 का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ऊपर ही दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी बेसिक पॉलिटी। अब देखो फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन यहीं से निकाल देना। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक नोट, राइट अ नोट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 7 मार्कर में आ सकते हैं या 2 मार्कर के क्वेश्चन अमेंडमेंट में पूछ सकता है। फिर फंडामेंटल राइट पूछ सकता है कि राइट अ नोट ऑन आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस लिखने को आ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज 7 मार्कर में लिखने को आ सकती है। फेडरलिज्म के फीचर लिखने को आ सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन 10 मार्कर में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट में भी ऐसे ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू 7 मार्कर का सीधा सीधा क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म 7 मार्कर का क्वेश्चन, लोक अदालत और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, पीआईएल का इवोल्यूशन, है ना, पीआईएल का पूरा इवोल्यूशन वो आपसे पूछेगा कि जस्टिस भगवती के समय से अभी तक आप देखोगे कि हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस से हमको जब इसका पीआईएल का पूरा इवोल्यूशन दिखना है तो वो आपको पूरी बातें समझाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पीआईएल के फायदे बता देना। इलेक्शन कमीशन क्या पूछेगा, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन पूछेगा, इंडिपेंडेंसी पूछेगा, कैग के फंक्शन पूछेगा, यूनियन पब्लिक यूपीएससी के फंक्शन पूछेगा, मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के फंक्शन पूछेगा, नीति आयोग क्या क्या पूछेगा, नीति आयोग का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, नीति आयोग के फंक्शन पूछ सकता है। रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, है ना, और पॉलिटिक्स कि भारत में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, बहुत बड़ा रोल होता है किसका, कास्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, जेंडर का। तो उसका क्या रोल है पॉलिटिक्स में, है ना। पॉलिटिकल पार्टी कितने प्रकार की है, कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उनके नाम लिखने को आ सकते हैं 2 मार्कर में। वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स लिखने को आ सकता है, डिस्कस द वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स, सीधा सीधा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रिटी, ये सीधा क्वेश्चन मेंस का बन गया कि नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड इश्यूज बताइए। फिर यहाँ से आपसे 3rd यूनिट में सैलेंट फीचर्स पूछेगा इंडिया की डेमोक्रेसी के, कि इंडियन डेमोक्रेसी के सैलेंट फीचर्स क्या क्या है। अब क्या है सैलेंट फीचर्स, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, ये रहा मेंस का क्वेश्चन। वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग, ये 7 मार्कर का सीधा सीधा क्वेश्चन कि सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में क्या पार्टिसिपेशन है। सीबीओ के ऊपर एक नोट, एनजीओ के ऊपर एक नोट, रोल ऑफ मीडिया, है ना, मीडिया का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, तो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, कौटिल्य है, देवी अहिल्याबाई होलकर है ना, नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश नारायण है, दीनदयाल, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इनकी क्या पॉलिटिकल विचारधाराएं थी, ये यहाँ पर देखना है। इसके अलावा हम जाते हैं यहीं पर तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, दोबारा से देखो हिस्ट्री में भी था, ये वापस से आया। गवर्नर, गवर्नमेंट, गवर्नर के क्या क्वेश्चन, देखो गवर्नर में सीधा पूछेगा कि पावर एंड फंक्शन, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन, सीधा क्वेश्चन उसने यहाँ दे दिया। क्वेश्चन देखो इसमें उसने क्लियर कट यहाँ बता दिया कि भाई ये देखो ये 2 आदमी है, एक है क्या, ये 2 आदमी है, एक है गवर्नर और एक है चीफ मिनिस्टर, मुझे इनके फंक्शन रोल चाहिए, सीधी बात। उसने सीधा, आप जिस दिन क्वेश्चन सिलेबस को समझिए आपके लिए मेंस आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से द स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की विधानसभा, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों को देखना है कि ऑपोजिशन का क्या रोल है विधानसभा में। अब चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे भारत हो, जो विपक्ष का रोल होता है, रोल ऑफ स्पीकर क्या होता है, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसका ज्यूरिसडिक्शन, और फिर ये कुछ कमीशंस है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, ये जितने भी कमीशंस दे रखे हैं बच्चों, इसमें क्या करना रहता है, इन कमीशंस का स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, कमीशन कैसे बने, इन कमीशंस के फंक्शन और इन कमीशन के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अगर है तो, क्योंकि 1-2 कमीशन में प्रोसेस हो, उसमें कमेटी वगैरह बनती है, तो बस इतना आपको करना है। यूनिट 5 में आ गए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को है डेडिकेटेड है। पहली बार एमपी पॉलिटी का इतना वेटेज आपको दिख रहा है 2024 के बाद से, तो वो एमपी पॉलिटी में बहुत, लेकिन बहुत ईजी है, वो लगता कठिन लेकिन बहुत
बहुत ईजी है। वो क्या क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में सचिवालय का काम क्या है, मुख्य सचिव का काम क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर का रोल क्या है, कि भाई जिले में कलेक्टर क्या करता है। 5 मिनट गूगल आप करके देखो कलेक्टर क्या क्या करता है, आपको याद हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ना, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीज़ें है ना। फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, तो अपना जो फाइनेंस कमीशन है पूरा उसको देखना है। पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ एमपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स ऑफ एमपी। अब मध्य प्रदेश में वो सारी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, संपत्तिया उइके, जमुना देवी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, उमा भारती, ये सारे यहाँ पर हमको कवर करना पड़ेगा। और करंट इश्यूज, आप आज की तारीख में मध्य प्रदेश की राजनीति में करंट मुद्दे क्या है, तो करंट मुद्दे क्या है कि आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन, SC ST का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। पॉलिटिक बेसिकली ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आसपास घूमती रहती है, मिडिल क्लास पे फोकस नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये करंट इश्यूज़ है। जातिवादी हमको आज भी दिखाई देता है, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया। फिर हम चले आते हैं इसके पार्ट भी सोशियोलॉजी के ऊपर। सोशियोलॉजी बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जिसके पीछे बच्चा बहुत परेशान होता है। पेपर 2 आप जब भी पढ़ो ना, तो लोग बोलते हैं पहले सोशियोलॉजी कंप्लीट करो, लेकिन मैं बोलता हूँ पहले पेपर 2 का पार्ट है कंप्लीट करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो पेपर 2 का एक पार्ट तो कंप्लीट है। तो पेपर 2 का ऐसा करो, एक पेपर 2 का पार्ट एक ही दो यूनिट पेपर 2 के पार्ट एक ही 4 घंटे पढ़ो, और इसको डेली आधे घंटे पढ़ते चलो सोशियोलॉजी को, तो तुम्हारी सोशियोलॉजी धीरे धीरे होती चली आएगी, है ना। बहुत सिंपल है सोशियोलॉजी, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्कस द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन, किनशिप की डेफिनेशन, गोत्र की डेफिनेशन, अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग, है ना। कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, इन सब की डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, ये क्वेश्चन रहा मेंस का कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके बीच में डिफरेंस बताना, सैलेंट फीचर्स, इंडियन कल्चर के फीचर्स बताइए। फिर यहाँ से उसने रिचुअल्स वगैरह पूछा, कास्ट सिस्टम पूछा, आश्रम पुरुषार्थ पूछा। जो आप हिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं तो पुरुषार्थ क्या है, 4 प्रकार के जो आश्रम हैं, इम्पैक्ट बताइए रिलीजन सेक्ट का, है ना, रिलीजन और सेक्ट ऑन सोसाइटी एंड मैरिज, कि भैया धर्म का और हमारे जो अलग अलग सेक्ट है उनका सोसाइटी और शादी पे क्या प्रभाव है। फिर डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, अब यहाँ देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ड्रग एडिक्शन की समस्या है, सुसाइड की समस्या है, साइबर क्राइम की समस्या है ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब क्या है, ये चीज़ें समझाना है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के बीच में डिबेट लिखवा देगा कि भाई आपको आज की तारीख में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में दोनों चीज़ें में इसका नेशन बिल्डिंग के सामने आज की तारीख में क्या चैलेंजेस है, क्या सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, नेशन बिल्डिंग, इनको समझाना है। तो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है ना, कल्चर डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, तो रीजनल होती है, लिंग्विस्टिक होती है, रिलीजनल होती है, ट्राइबल। तो उसने आपको सिलेबस खुद ही खोल दिया, तुमको कहीं जाके ढूंढना ही नहीं है, उसने खुद लिख दिया कि भाई कल्चरल डाइवर्सिटी में रीजनल होती है, लिंग्विस्टिक होती है, रिलीजियस होती है, ट्राइबल होती है। बस इनके अंदर सबके 3-3 4-4 पॉइंट बना लो, बन गया मेंस का आंसर। इन सब के अंदर 3-3 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट खोल लो, आपका मेंस का आंसर बन जाएगा। फिर हम लोग यहीं से आगे चले गए, तो रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रूरल अर्बन सोशियोलॉजी में कि अप्रोचेस क्या हो सकती है। ये सोशियोलॉजी में ये कुछ वो है, प्रिंसिपल्स है, कुछ थ्योरीज है, उसके बेसिस पे बात होती है कि अप्रोचेस टू द सोसाइटी, रूरल सोसाइटी की स्टडी का, पीजेंट स्टडी कैसे होती है, सोशल इशूज़ की स्टडी कैसे होती है। इसके लिए आपको कोर सोशियोलॉजी की यूनिट्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। यहीं पर आपको देखना पड़ेगा अर्बन कम्युनिटी, चेंजेस इन अर्बन कम्युनिटी, कंसेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के क्या कंसेप्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन प्लानिंग, है ना। कि ये तो आपको आराम से बहुत ईजिली आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोशियोलॉजी का भाव वो लेके आना है। फिर हम आ गए यूनिट 4 पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा इकोनॉमी से भी रिलेट होगा, लेकिन इसको सोशियोलॉजी के डायमेंशन में पढ़ना है कि सोशियोलॉजी के डायमेंशन में इकोनॉमी का डायमेंशन लेके घुसाना है। कि उसने पूछा इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल चेंजेस, कि हमने अगर औद्योगिकरण किया है तो समाज में क्या बदलाव आए हैं, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिवार के ऊपर क्या प्रभाव आया, उसका एजुकेशन के ऊपर क्या प्रभाव आया, स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर क्या प्रभाव आया, है ना। तो वही सारी चीज़ें, औद्योगिक सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण का प्रभाव, औद्योगिक समाज, वर्ग और वर्ग का संघर्ष, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या चैलेंजेस है ना, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ये रहा मेंस के क्वेश्चन ही सीधे सीधे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक नोट, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये रहे क्वेश्चन। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा उसने सोशियल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं, इनहेबिटर्स कौन होते हैं, ये सब समझाना है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है। फिर कल्चरल एज एड एंड इम्पेडिमेंट, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर डिफरेंस,
कंसेप्ट बताना है फर्टिलिटी के, मोर्टिलिटी के, मॉर्बिडिटी के, ये रहे 2 मार्कर। आप देख लेना यहाँ से सीधा 2 मार्कर बनेगा। फर्टिलिटी की डेफिनेशन, मोर्टिलिटी की डेफिनेशन, मॉर्बिडिटी की डेफिनेशन, माइग्रेशन की डेफिनेशन, सेक्स कंपोजिशन की डेफिनेशन, है ना। और यहाँ से जो है ये 7 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन बताइए भारत में 1901 के बाद, उसके प्रभाव बताइए। और यूनिट 5 सबसे बेसिक यूनिट, आपको इसमें सिर्फ आपको कहीं से मार्केट से नोट्स खरीदना है, भैया यूनिट 5 के बेस्ट नोट्स कौन से, आप तो वो दे दो, इसको रटो और आगे निकलना। क्योंकि क्या पूछा उसने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपको याद है तो लिख पाओगे, नहीं याद है तो मन से कुछ लिख नहीं सकते। उसका विजन, उसका प्रिंसिपल, स्कूल एजुकेशन के लिए भारत सरकार की योजना है, हायर एजुकेशन के लिए भारत सरकार की योजना है, डिजिटल एजुकेशन के लिए भारत सरकार की योजना है ना। एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है ना। इश्यूज क्या क्या है, सोशल क्लासेस को वेलफेयर प्रोग्राम के, सीनियर सिटीजन्स की स्कीम, वुमेन की स्कीम, अंडर प्रिविलेज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज कौन हो सकता है, एससी होता है, एसटी हो सकता है, महिलाएं हो सकती है ना। डिस्प्लेस्ड ग्रुप्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे इंदिरा सागर डैम बना, कई लोगों को वहां से स्थापित किया, तो वो लोग कौन है, वो है डिस्प्लेस्ड ग्रुप। तो इन डिस्प्लेस्ड ग्रुप की बात वहां से कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल एजुकेशन, है ना, कि लड़कियों की जो शिक्षा है उससे संबंधित क्या समस्या है, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे, ऐसे करके सीधा सीधा क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी तो सीधा लिखने को आ सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, इसके सीधे फीचर लिखने को दे देगा कि सीडीपी के फीचर क्या है। तो मैंने आपको बोला ना इस यूनिट में, और नीचे ट्राइब दे रखी है एमपी की। मार्केट से एक बेहतर नोट्स उठाओ जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, बोलना भैया जिसमें सब कुछ कवर है, एक बार फोटो कॉपी दुकानों में जाके देख लो कि जिसने सारा सिलेबस कवर कर रखा हो, डायमेंशंस खोले लो, 2 दिन में पढ़ के फेंको, बोलना हो गई यूनिट खत्म, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ सीधे सीधे आपसे क्या पूछा है कि अलग अलग सेक्शन की स्कीम्स बताइए, उनके बारे में बात करना है। ये आपका पेपर 2 का लगभग जो सिलेबस हमने कवर कर लिया। पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 के सिलेबस में हम लोग देखते हैं तो पेपर 3 का सिलेबस जो है कैसा है, ये एक ऐसा पेपर जिसमें टू द पॉइंट लिखना है, सीधी सीधी बात है। इंडियन इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी और साइंस एंड टेक इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं तो फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस यूनिट में आप तंग नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि देखो उसने सीधा देख दिया सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये रहा मेंस का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विकसित भारत मध्य प्रदेश 2047 का रोड मैप लिखिए। फिर उसने पूछा कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बताइए, अलग अलग सेक्टर का 7 मार्कर में क्वेश्चन पूछ देगा या 2 मार्कर में पूछ देगा कि एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है। फिर कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो समझाइए। मेजर क्रॉप्स और उससे क्रॉपिंग पैटर्न 7 मार्कर का क्वेश्चन मेंस में। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये दे दिया उसने 10 मार्कर में कि चैलेंजेस बताइए कि प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, फार्मर क्यों परेशान है, वेदर के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है ना। तो उसने बताया ना कि चुनौतियां बताइए कि उत्पादकता क्यों कम हो रही है, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता। तो ये जो चुनौतियां है इनको आपको समझाना, उसने लिख भी दी भाई कि ये चुनौती है, इस चुनौती के मेन कारण क्या है आप समझाइए। सरकार क्या क्या कर रही है, तो सरकार पीएम किसान, है ना, और ये सारी योजनाएं चला रही है, पीएम किसान, नेशनल एनएमएसए में कई सारी स्कीम। फिर एग्रीकल्चर की प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एग्रीकल्चर के स्टार्टअप, एग्रो प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन, तो आपको पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, भारत सरकार की जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी वो पढ़ लेना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे होगा, देश की आज़ादी के बाद जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था पीसी महलनोबिस मॉडल, उससे इसको उठा के आगे तक लेके आना। फिर मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग सेक्टर जो है उसका क्या, मेक इन इंडिया, पूरा मेक इन इंडिया स्कीम पढ़ लेना, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह जो आए हैं, चंबल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस बनाया जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। फिर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितना है, अभी तो 701 बिलियन था हमारा, है ना, जो पिछले उसमें देखेंगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो पूरा जीएसटी के ऊपर एक पूरा का पूरा बात करेगा, जीएसटी टैक्स लिखना है। फिर यहाँ पे वापस से टैक्सेशन, भारत की फिस्कल पॉलिसी लिखने को आ सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी लिखने को आ सकती है। तो उसने सिंपल सा पूछा कि फिस्कल पॉलिसी क्या है बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है बताओ, इम्पैक्ट ऑफ क्या, एमपी इकोनॉमी में सीधा सीधा वो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। सिलेबस नहीं दिया है उसने, पूरा क्वेश्चन ही दे दिया कि ये रहा भैया क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो और आ जाओ मेंस लिखने, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, तुमको क्या लगता है, वो सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि क्या इम्पैक्ट है कैश ट्रांजैक्शन का इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर।
तो आप बताओगे कि इम्पैक्ट जो कैश ट्रांजेक्शन का इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर जो जो इम्पैक्ट है, इसके क्या क्या कंसेप्ट है, उस पर आ जाओ। फूड सिक्योरिटी पूरा समझा दो। अब इसमें फूड सिक्योरिटी में अंदर वो आपसे क्या पूछ देगा, वो आपसे अंदर ही अंदर बफर स्टॉक की डेफिनेशन पूछ देगा, वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पूछ देगा, वो आपसे अपेडा पूछ देगा, उसको पूछना होगा तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखवा लेगा अंदर घुसोगे तो। लेकिन सामने क्वेश्चन अगर 7 मार्कर का देखोगे तो पीडीएस क्या है ना, तो इसमें आरपीडीएस, टीपीडीएस है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपको पढ़ना है 2007 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ना है 2013 का, ठीक। तो पावर्टी क्या होती है, पावर्टी के टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, रीजनल इम्बैलेंसेज उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं ये पढ़ सकते हो, है ना। रीजनल में मतलब क्षेत्रीय असमानता क्या हो सकती है, गरीबी, बेरोजगारी के प्रकार, है ना। इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है ना। वैल्यू एडिशन डायरेक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, है ना। और हमारे जो IMF के साथ संबंध, वर्ल्ड बैंक के साथ संबंध और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ संबंध, तो इन सब के अलग अलग के साथ आपको संबंध भी बताने हैं, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर बताया पेपर 3 ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी की। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बहुत सीधा है कि MP की इकोनॉमी का डेटा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा, मेजर क्रॉप्स ऑफ MP, फूड सिक्योरिटी, वही रिपीट कर दिया। हॉर्टिकल्चर इन MP क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले कि मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स। क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश में मछली पालन के लिए क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में डेयरी प्रोडक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश फूड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए MP गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राशन आपकी ग्राम योजना, मंडी एक्ट 1973, ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। साझा चूल्हा योजना, बहुत सारी स्कीम जो चलती है ना। आहार अनुदान योजना, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेटस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में, MSME के फीचर, MSME के चैलेंजेस, मध्य प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव्स, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश कैसे कर रहे हैं, क्या क्या स्कीम है ना। फिर मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, मध्य प्रदेश के हाट बाजार 2 मार्कर में डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। ट्राइबल इकोनॉमी के ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है। ट्राइबल इकोनॉमी के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि आप डायमेंशन खोलना कि अलग अलग ट्राइब कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की खेती करती है, उनके प्रमुख फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हस्तशिल्प वगैरह करती है। MP का पूरा टूरिज्म, अभी पिछले 2024 मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय MP गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, कि MP गवर्नमेंट ने टूरिज्म के प्रमोशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स किया है, ये क्वेश्चन आया था। फिर व्यापार और निवेश के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो MPPSC सीधे क्वेश्चन पूछती है, MPPSC कुछ भी घुमा नहीं रही है। MPPSC सीधे क्वेश्चन पूछेगी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए MP गवर्नमेंट क्या कर रही है, पर टूरिज्म के लिए क्या कर रही है, MSME के लिए चैलेंजेस क्या है, MSME को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। फिर हम लोग आगे आ गए तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सीधा इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राइट अ नोट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर्स जो है उसको पूरा बना के लिखना है कि कितने हमारे यहाँ पर है। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ MP क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के इनिशिएटिव, पॉलिसीज़ क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अंकुर अभियान वगैरह जो भी सब चलते हैं, तो फॉरेस्ट के लिए हम लोग गंगा जल संवर्धन प्रोग्राम चला रहे, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे यहाँ पर पूछेगा। तो भाई फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल्स, ये सारी बातें आपको यहाँ पर करना है, ठीक। फिर फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन, सीधा क्वेश्चन, वेलफेयर स्कीम्स MP गवर्नमेंट की, डेमोग्राफी का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो डेमोग्राफी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये वाली बात हम लोग यहाँ से देखेंगे। फिर प्रोग्रेस ऑफ IPR इन MP, है ना, प्रोडक्टिविटी, ये वाला टॉपिक यहाँ मिल जाएगा आके। स्किल डेवलपमेंट पे प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। स्टेट का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेप्ट, ये वाला आपका यहाँ से पूरा आ जाएगा कि स्टेट का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेप्ट कैसा है। और ये आखिरी में आपको यहाँ पर मैथ्स करना है, और मैथ्स भी नहीं है, बेसिकली डाटा स्टैटिस्टिक्स है, डाटा एनालिसिस प्रोबेबिलिटी है, जिसमें डाटा कलेक्शन की टेक्निक, मीन मीडियन मोड बहुत इजी है, 3 फॉर्मूले है वो याद कर लो, काम हो जाएगा। सैम्पलिंग टेक्निक, सीधा क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन सैम्पलिंग टेक्निक, इसको थ्योरी है, जिनको मैथ्स नहीं बनती उनके लिए यूनिट वरदान है भैया कि रट लो, बस लिख के आ जाओ। प्रोबेबिलिटी नहीं बनती होगी तो नहीं बनती होगी, है ना। डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल, चार्ट और ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं, ये थोड़ा सा। फिर साइंस एंड टेक पे चले आते हैं। जैसे ही हम लोग साइंस एंड टेक पे जाते हैं, मतलब पार्ट B पे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, साइंस की एप्लीकेशन ऑफ साइंस बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप बताइए, है ना, ये वाली क्वेश्चन। सेल का स्ट्रक्चर सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, न्यूट्रिशन पूछ देगा, प्लांट में डिफिशियंसी है, डिसीज पूछ देगा कि वायरस से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, है ना, आपके बॉडी में
कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के ऊपर आपसे बात पूछ देगा कि चलो भाई मतलब बॉडी में ये कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी की फंक्शनिंग पूछ सकता है, डेफिशिएंसी पूछ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी सीधा ये पूरी यूनिटी है दी उसने, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, उसके यूजेज, एग्रीकल्चर में वही हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वापस रिपीट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। वो बोल रहा है कि प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर भट्ट, मतलब वो सीधा कह रहा है कि भाई इन लोगों के बारे में पढ़ लेना, ये कब पैदा हुए या इन्होंने कौन कौन सी खोज की है और फिर इनका क्या योगदान रहा है प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं संबंधित प्रारंभिक जानकारी, कि अभी आधुनिक में हमारे यहाँ कौन कौन सी वेधशाला है, पहले कौन कौन सी रही, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, टिप्स और ट्रिम्स। टिप्स और ट्रिम्स जो आप देखोगे ये दो समझौते हुए थे, ट्रिप्स करके और ट्रिम्स करके, तो इन दोनों को 7 मार्कर में कर लेना, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ट्रिप्स और ट्रिम्स करके जो समझौते हुए थे, एक बॉडी थी वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1970 में बनी थी, तो उस वीपो के अंतर्गत जो है ट्रिप्स और ट्रिम्स के समझौते हुए थे, वो आपको पढ़ना है यहाँ से। फिर हम लोग यहीं से देखते हैं तो यूनिट सेकंड में इसमें कंप्यूटर पूरा जो आप लोग अभी प्री में पढ़ के आए हैं पूरा वही है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, इनपुट आउट, क्या पूछेगा यहाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस पूछ देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेस पूछ देगा, यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूछ देगा, ये लैंग्वेजेस का इंप्लीमेंट पूछ देगा, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर्स के डिफरेंस पूछ देगा, है ना, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। तो ये सारी चीज़ें, ई गवर्नेंस के पिलर पूछ देगा, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मतलब जो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है। और यहाँ पर आप देखोगे सीधा सीधा मैथ्स आ जाएगा कि मैथ्स में नंबर वगैरह, मेथड ऑफ मेजरमेंट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ये मान लो भाई देखो कंप्यूटर मैथ्स साथ में है, 15 नंबर की कंप्यूटर आएगी, 15 नंबर का मैथ्स आएगा, तो जिसकी मैथ्स कमज़ोर है वो कंप्यूटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आना, है ना, थोड़ी बहुत, लेकिन मैथ्स बिल्कुल कर लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बेसिक जो आपके कंसेप्ट है। और फिर ये वाली यूनिट आयुष, क्या पूछेगा, आयुष क्या है, आयुष के प्रिंसिपल, अब आयुष के अलग अलग कंसेप्ट है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये पूछ देगा। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, ये पूरी लिखवा देगा आपसे, है ना। आयुर्वेद में बेसिक नॉलेज ऑफ त्रिदोष, तो यहाँ पे सीधा सीधा वो पूछ देगा कि भाई ये त्रिदोष क्या है, ये पंच महाभूत क्या है, ये ऋतुचार्य पंचकर्म क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों होती है, 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। हेल्थ वो आपसे पूछ देगा ये हेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आयुष क्या है, स्कोप ऑफ आयुर्वेद इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत सरकार की पूरी पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। योगा, योग के जितने प्रकार होते हैं वो सब, ये 16 संस्कार जो होते हैं वो 16 संस्कारों का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन कि डिस्कस द साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, आपने सुना होगा ना बचपन से 16 संस्कार, लेकिन उन 16 संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व क्या है, एमपीपीएससी ने थोड़ा सिलेबस को यहाँ फोकस किया है कि साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी समझिए, सिर्फ हम उन 16 संस्कारों को एक तरफा फॉलो नहीं करना है। फिर यहाँ पे योग क्या होते हैं, कितने प्रकार के योग होते हैं, ये सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, पंचकोश प्रिंसिपल क्या होते हैं, अष्टांग योग क्या होता है, तो आप में 8 योग जो होते हैं उनका नाम लिखना है ना, हाइड्रोपैथी और उसके टाइप बताइए। तो ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूनिट 3 में, और यहीं पर आप चले गए तो आपका आ जाएगा यूनिट 4। यूनिट 3 मतलब आप देखोगे कि अगर थोड़ा सा आपको इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने सिलेबस में डाल दिया है, उसका आपको देखना है। यूनिट 4 में बात करते हैं तो भारत सरकार के जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स है उसको कवर किया उसने, आयुष से लेके जितने भी आपके पल्स पोलियो अभियान, एड्स मिशन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब कवर है, डेवलपमेंटल स्कीम्स वगैरह। और यूनिट 5 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन। तो यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन में इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या है, जनपोध्वंस जो है ये क्या है, आपको ये समझाना है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट के, मानव का जो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव है, पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पर है। अब ये रोल ऑफ ट्राइब्स इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में आदिवासियों का क्या योगदान है, ये क्वेश्चन यहाँ से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरा मेन से पूछेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों होता है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके कंट्रोल क्या है। उसने क्वेश्चन ही दे दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, और अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। जो अपने यहाँ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी स्टेजेस बताइए, उसके अचीवमेंट बताइए, वाटर सिक्योरिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन पढ़ा था वही आ जाएगा, और वाटर कंजर्वेशन फिर आ गया, देखो ज्योग्राफी में भी था, यहाँ रिपीट हो गया। तो वही की वही चीज़ जो ज्योग्राफी में पढ़ना है वो यहाँ रिपीट हो जाएगी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक क्या होती है, आप देखोगे सोलर एनर्जी, आप ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह लेके आ रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक जितनी भी ग्रीन बिल्डिंग वगैरह, सोलर एनर्जी वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, इनको जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो सब इसमें आएंगे।
हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 21A में भी दे रखा है। तो उन सब के बारे में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भारत सरकार के कौन कौन से, इनके बारे में बात करना है। तो ये आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो चौथा पेपर जो हमारे यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो हमारा फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर हमारा क्या कहता है कि फोर्थ पेपर में कुछ नहीं करना है आपको, उसने पहले ही दे दिया, फिलॉसफी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। सबसे पहले उसने देखो इंडियन षड दर्शन, अभी मैंने 16 संस्कार बताए थे, वो यहाँ पर सुक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसफर्स है, इनकी सबकी फिलॉसफी पढ़ना है। क्या कहते हैं, महावीर की फिलॉसफी, आचार्य शंकर मतलब आपके जो है शंकराचार्य जी, चारवाक की फिलॉसफी, भर्तरी की फिलॉसफी, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, इन सब की जो है यहाँ नाम लिखे हैं सबकी फिलॉसफी पढ़ना है। लेकिन इनके जीवन का बेसिक परिचय पढ़ के आना, इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख प्रमुख किताबें हैं, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में इनकी बुक्स वगैरह भी पूछ देता है कभी कभी कि इनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है। फिर आप यहाँ से देखोगे नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि एक देश का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में। नेशनल सिक्योरिटी क्या हो सकती है, उसके इंटरेस्ट और कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, है ना, और नेशन बिल्डिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अभी जैसे मान लो भारत सरकार ने कोई ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए था, तो बताइए भाई ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे गुडनेस, वर्च्यू, नॉन वायलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा मेंस का क्वेश्चन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका बताइए, ये यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक। फिर आगे आ गए तो यूनिट 2 ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी। तो ह्यूमन बिहेवियर जो आप पहले एथिक्स पढ़ते थे, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एप्टीट्यूड क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, है ना, जैसे मेंटल डिसऑर्डर में हम लोग देखते हैं आजकल डिप्रेशन बहुत हो रहा है युवा जनरेशन में, सोशल एंजाइटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, सोशल प्रोबिया क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ये सारे वर्ड्स आजकल आप सुनते हो मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है। और ये सारे वर्ड जो आप सुन रहे हो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है। इन्हीं वर्ड्स का आपने सुन तो रखे, लेकिन अब आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, ये डिस्ट्रेस क्या है, ये डिप्रेशन क्या है, ये एंजाइटी क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा सीधा डेफिनेशन लिखने को आएगी। थ्योरीज एंड बिहेवियर डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसकी थ्योरीज क्या है, फैक्टर्स और उसके डिफरेंसेस, और ये मेंटल डिसऑर्डर है ना, कभी आपसे पूछे मनोविकार और मनोचिकित्सा के ऊपर एक नोट लिखिए, तो उसमें अवसाद, सामाजिक दुश्चिंता, मनोविकार, सिजोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें है ना। और पारिवारिक चिकित्सा मतलब फैमिली आपके साथ रहती है तो जितना आप परिवार के साथ रहोगे कैसे ठीक हो सकते हो, वही हमारे जो आप उसने बोला ना कि ये वाले यूनिट में केस स्टडी ज़्यादा है, फिलॉसफी और साइकोलॉजी ज़्यादा है, तो साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर। यूनिट 4 में आप देखोगे मोरल वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, एथिक्स, ये सारी चीज़ें जो एथिक्स के प्रिंसिपल हैं, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल रीजनिंग, ये सारे जितने भी वर्ड आपको दे रखे हैं इन सब की डेफिनेशन आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। 2 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेशन से बनेगा। 2 मार्कर का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहीं से डेफिनेशन बनेगा। सीधा मेंस का क्वेश्चन है कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, की जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो हमको एक एथिकल गाइडेंस के रूप में काम करती है, सही या गलत करना बताती है, इसको समझाइए। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये अंतरात्मा वाली जो बात मैंने आपको बताया कि नैतिक तर्क या नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, ये वाला, तो ये वाली। फिर कंडक्ट, सिविल सर्वेंट को कैसे होना चाहिए, कितना उसको दिखावा करना चाहिए, रीलबाजी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही सब सारी चीज़ें कि सिविल सर्वेंट के कंडक्ट क्या है, उसको किस तरीके से रहना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, फिर करप्शन, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ करप्शन, है ना, कि करप्शन के प्रकार वगैरह, यूएन क्या कर रहा है करप्शन को रोकने के लिए, और केस स्टडी करप्शन के ऊपर। और फाइनली हम इसके पार्ट बी के ऊपर जाते हैं। तो पार्ट बी इसका, जिन बच्चों ने बीबीए वगैरह कर रखा होगा, एमबीए वगैरह कर रखा होगा, उनके लिए पार्ट बहुत इजी है। मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए ईशिप पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। अब जो बच्चे बोलेंगे कि हम तो साइंस बैकग्राउंड के थे, हमने नहीं पढ़ा, तो देखो साइंस बैकग्राउंड वाले बहुत इजीली इसको कर लेंगे, क्योंकि देखो क्या है इसमें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू एंटरप्राइज, की नया उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए,
प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसने दे दी, ये प्रोसेस है, बस इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग क्या होती है, वर्ड आपने सब सुन रखे हैं, सिर्फ ब्रांडिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग की डेफिनेशन, नेटवर्किंग की डेफिनेशन, बिजनेस के कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस, स्कोप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। फिर यूनिट 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, कि इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है मैनेजमेंट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको लगभग मैनेजमेंट चीज़ें और सीधे सीधे उसने क्वेश्चन दे रखे, उसी क्वेश्चन के बिहाफ पे काम करना है। फिर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, तो नेशनल डेवलपमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेंस का क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस मेंस का क्वेश्चन, इम्पेडिमेंट इन अचीविंग सक्सेस, कि सफलता प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं। अभी अपने प्री देखा है तो आपका प्री नहीं निकला तो क्या क्या बाधाएं थी आपको खुद ही पता होगी, और अभी आप खुद आपसे पूछोगे कि अगर प्री का पेपर बिगड़ा तो बाधाएं क्या है, और अगर अब मैं मेंस बिगाड़ने वाला हूं तो क्या बाधाएं आने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, अब आप सफल हो भी रहे हो नहीं भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सक्सेस के लिए। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, की अगर आप फेल हुए, अब आपका पेपर बिगड़ा है लेकिन आप उसमें कैसे क्या क्या सीखते हो, तो आपको यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम फेलियर, एक्सेप्टिंग फेलियर एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये पूरा वो लाइन दे देगा और इसके ऊपर केस स्टडी लिखवा देगा, लिखवाना चाहेगा तो, या तो इसके ऊपर एक वो लिखवाएगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो कौन कौन से है, अप्रोचेस पूछेगा। अभी अप्रोच पूछता है कि अप्रोच फैक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग इश्यूज, कि इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है, लोगों में सिविक सेंस लाने के लिए क्या कर सकते हो, सिविक सेंस, लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम भारत में कौन कौन से चलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रेंड ऑफ ड्रग एब्यूज, है ना, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आइटम, जो मिलावट है, नाइट कल्चर के ऊपर एक नोट लिखने को आ सकते हैं कि नाइट कल्चर सही है गलत है, वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड लीगल अवेयरनेस, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है, यूनिट 4। मुझे ऐसा लगता है कोई व्यक्ति अगर आराम से शांति मन से बैठ जाए तो इसको दिन भर में कंप्लीट कर देगा। सिलेबस बहुत बड़ा दिखता है लेकिन अगर ओपन माइंडसेट से और सिलेबस को थोड़ा सा क्लासीफाई कर ले तो ये सिलेबस बहुत ईजिली हो जाएगा। और फिर हम लोग आ जाते हैं पंचम पेपर, जो आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने का मादा अकेला रखता है, जिसका नाम है हिंदी। हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी में आपके 75 मार्कर के 3 मार्कर के 75 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ 75 में से 75 ले आओ, आपका काम हो गया। ठीक है, क्या आएगा, संधि की परिभाषा, समास की परिभाषा, विलोम शब्द की परिभाषा, आपके पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, इन सब की परिभाषा आएगी। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, इसकी परिभाषा, है ना, एक तो ये। फिर ये रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, उसकी परिभाषा। ये जो जितना सिलेबस दे रखा ना, ये पूरा सिलेबस के जो 1 वर्ड है वो यहाँ 2 मार्कर में पूछ देता है। ये जितने सिलेबस के ये जो 1 वर्ड दे रखे ना, मानक शब्द, है ना, संधि, समास, मुहावरे, कहावतें, यहाँ पूछ देगा मुहावरे की डेफिनेशन, कहावत की डेफिनेशन, दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, यहाँ सब 2 मार्कर में पूछ देगा। रस के प्रकार ये आ सकता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, छंद आ सकता है, ये फिर अलग से आएंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखोगे 30 नंबर का ट्रांसलेशन है, पूरे आपको पैराग्राफ दे देंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के। हिंदी से अंग्रेजी शब्द, जैसे उसने पूछा कि भाई डीन आया आपके कॉलेज का डीन, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको अधिष्ठाता कहते हैं। डायरी आया तो डायरी क्या कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं। ऐसे करके आपको वर्ड लिखना है। संधि, समास, मुहावरे और कहावतें, हिंदी ल्यूसेंट खरीदना है, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट आती है, उससे रट डालना है। टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखा है, एक तो ये। उसके अलावा विराम चिन्ह, शब्द शक्ति, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, कि संस्कृत के आए हुए शब्द, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किए गए शब्द, पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द युग्म क्या होता है, वर्तनी शोधन क्या होता है, वाक्य संरचना और उसके प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्दार्थ क्या होते हैं, ये सारे जो ऊपर अपन ने बताया था ना, यहाँ 2 मार्कर में भी, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ 2 मार्कर में डेफिनेशन में भी आ सकता है, 2 मार्कर में डेफिनेशन में भी आएगा। इन सब की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। विलोम शब्द 200 से 300 विलोम शब्द पढ़ लेना, तत्सम तद्भव 200 से 300 शब्द तत्सम शब्द पढ़ लेना, तद्भव पर्यायवाची भी 200 से 300 पर्यायवाची शब्द पढ़ लेना। और फिर पल्लवन मतलब चीज़ों को फैलाना, है ना, संक्षेपण मतलब चीज़ों को छोटा करना। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली, इन सबको कर लेना, इन सब के बारे में कुछ पूछ सकता है। एक गद्यांश आ जाएगा, अनसीन पैसेज, वो आपसे 18 नंबर का आएगा, तो आपको वहीं के वहीं आंसर मिल जाएंगे और आपको हिंदी यहाँ से इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका याला पोर्शन हो जाएगा। और फाइनली हम लोग देखते हैं, यहाँ से आता है हमारा षष्ठम पेपर 6। तो पेपर 6 में उसने बोला कि एक निबंध में करंट अफेयर के ऊपर पूछूंगा, एक निबंध में स्टैटिक टॉपिक के ऊपर पूछूंगा और मैं फिर प्रारूप लेखन कराऊंगा। तो ये उसने निबंध के टॉपिक दे रखे, जहाँ से 1000 शब्दों का निबंध आएगा।
तो टॉपिक यहाँ दे रखे हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, पर्यावरण विज्ञान, धर्म अध्यात्म, है ना, शिक्षा में गुणवत्ता, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स। तो ये सारे आप वर्ड्स देख लेना। घरेलू हिंसा क्या होती है, समावेशी विकास क्या होता है, आज की आवश्यकता। कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन की या किसी की भी एक बुक ले लेना निबंध की, है ना, प्रतियोगिता दर्पण आती निबंध की, आप वो पढ़ लेना और ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये आपको लिखना रहेगा। इसको भी कैसे कवर करना है निबंध को, वही मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि निबंध की तैयारी कैसे करें, वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर अभी हम लोग देखते हैं दूसरा निबंध आएगा, वो करंट अफेयर के ऊपर आ जाएगा। जैसे ईरान अमेरिका संघर्ष चल रहा है, तेल की किल्लत चल रही है, उसके ऊपर आ सकता है 500 शब्दों में। प्रारूप लेखन में शासकीय अर्धशासकीय पत्रों का पूरा प्रारूप लिखने को आएगा, है ना। परिपत्र मतलब सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, है ना, अनुस्मारक, है ना। रिपोर्ट राइटिंग आपको करना है जिसमें नोटिफिकेशन, ज्ञापन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इस प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति और उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना है। अतः इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी ही रखा गया है, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में नौकरी करना है तो सारे ऑफिसेस में काम हिंदी में होता है, ना कि इंग्लिश में। इसलिए पेपर 5 और पेपर 6 को सिलेबस में रखा गया है, इसलिए आपसे पढ़वाया जा रहा है। तो ये जो हमने है आज सिलेबस को डिकोड कर दिया मैंने आपके सामने। ये रहा आपका इस पेपर का जो सिलेबस है, हमने डिकोड करने की कोशिश की कि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए। अब आगे जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग पेपर को डील करना है। ज्योग्राफी कैसे डील करना है, हिस्ट्री कैसे डील करना है, पॉलिटी कैसे डील करना है, एमपी कैसे डील करना है, निबंध राइटिंग कैसे करना है, ये अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। आंसर राइटिंग कैसे करना है। अभी बस आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको सिलेबस समझ में आ जाए, सिलेबस को अप्रोच कैसे रखना है वो समझ में आ जाए, और जो भी आपके डाउट्स है मेंस से रिलेटेड, मेंस के टॉपिक से रिलेटेड, जो बच्चे सीरियस से तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, हमारी समस्या है। तो उसके ऊपर वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।